आज के इस खास गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आज की डेटा आधारित दुनिया में किसी भी सफल बिजनेस की धड़कन बन चुका है। मेरा मतलब है मार्केटिंग परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स। आज की डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हर क्लिक, हर स्वाइप और हर खरीदारी ट्रैक की जाती है। बिल्कुल, और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि जब इतना सारा डेटा जमा हो जाता है तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसे इंडस्ट्री में लोग अक्सर डेटा प्यूकिंग या सूचनाओं का ओवरलोड कहते हैं। हाँ, सूचनाओं की उल्टी, मतलब लोग बिना जानकारी के भारी बोझ तले दब जाते हैं। ऐसे में तेजी से और सही फैसले लेने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति की जरूरत होती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि गूगल एनालिटिक्स 4, जिसे हम GA4 कहते हैं, उसके कच्चे डेटा को लुकर स्टूडियो के साथ मिलाकर एक बेहतरीन डैशबोर्ड कैसे तैयार किया जाए। सही कहा, क्योंकि जब कोई सिर्फ कच्चे डेटा को देखता है ना, तो वो बस संख्याओं का एक अंतहीन समुद्र लगता है। उससे कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकालना लगभग असंभव होता है। एक बेहतरीन डैशबोर्ड सिर्फ संख्याओं का जाल नहीं है। एग्जैक्टली, वो कोई साधारण स्प्रेडशीट नहीं है जहां बस नंबर भरे हों। बिल्कुल नहीं। बिजनेस इंटेलिजेंस में फैसला लेने की रफ्तार ही सब कुछ है। उस जटिल डेटा को एक ऐसी दृश्य कहानी या कह लें एक विजुअल स्नैपशॉट में बदलना ही असल कला है। जब एक ऐसा डैशबोर्ड सामने हो जो मुख्य प्रदर्शन संकेतकों को यानी KPI को साफ साफ दिखाता हो, तो वहां सिर्फ डेटा नहीं देखा जा रहा होता, बल्कि पूरी बिजनेस रणनीति की दिशा मापी जा रही होती है। हाँ, ये हितधारकों को तुरंत यह देखने की ताकत देता है कि मार्केटिंग का कौन सा हिस्सा बेहतरीन काम कर रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। इस पूरी चर्चा को जमीन से जोड़ने के लिए हम एक काल्पनिक उदाहरण ले सकते हैं। मान लेते हैं कि एक मिड साइज डायरेक्ट कंज्यूमर जूतों का ब्रांड है अर्बन किक्स। अर्बन किक्स, ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण रहेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत डेटा को सही तरीके से जोड़ने से होती है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सीधे इंटरफेस पर जाकर बस बटन दबाने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। बिल्कुल, डैशबोर्ड बनाने से पहले की रणनीति ज्यादा अहम है। GA4 के कच्चे डेटा को लुकर स्टूडियो तक लाने के लिए डेटा स्ट्रीम का सही और साफ होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस कनेक्टर्स की लिस्ट से गूगल एनालिटिक्स को चुना और काम हो गया। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। असली काम तो ये सुनिश्चित करना है कि GA4 प्रॉपर्टी में जो इवेंट्स और कन्वर्जन्स ट्रैक हो रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो, क्योंकि लुकर स्टूडियो सिर्फ वही दिखाएगा जो GA4 उसे भेजेगा। वही पुरानी कहावत, कचरा अंदर जाएगा तो कचरा ही बाहर आएगा। एकदम सही। डेटा कनेक्टिविटी की नींव मजबूत होनी ही चाहिए। एक बार जब अकाउंट ऑथराइज हो जाता है और सही प्रॉपर्टी जुड़ जाती है, तो उसके बाद डेटा का विश्लेषण शुरू होता है। और यहीं पर दो ऐसे शब्दों से सामना होता है जो किसी भी डैशबोर्ड के बुनियादी स्तंभ है। मैट्रिक्स और डायमेंशंस है ना? हाँ, मैट्रिक्स और डायमेंशंस। जो लोग रोजाना डेटा के साथ खेलते हैं वे भी कभी-कभी इन दोनों के बीच के बारीक अंतर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे अगर एक बहुत ही सरल मतलब एक व्यावहारिक उदाहरण से समझा जाए तो गाड़ी चलाने की कल्पना की जा सकती है। मैट्रिक्स वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि गाड़ी कितनी तेज चल रही है या उसने कितनी दूरी तय की है, जैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक मात्रात्मक आंकड़ा है। बिल्कुल। और डायमेंशंस क्या होंगे इस उदाहरण में? डायमेंशंस वो हैं जो ये बताते हैं कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है, या वो कौन सी गाड़ी है, या सड़क की स्थिति कैसी है। बिना डायमेंशंस के मैट्रिक्स ऐसे हैं जैसे बिना दिशा के दौड़ती हुई कोई गाड़ी। एक मार्केटर के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि साइट पर 10,000 लोग आए। तकनीकी रूप से ये बहुत ही सटीक व्याख्या है। मैट्रिक्स विशुद्ध रूप से मात्रात्मक होते हैं। आसान शब्दों में वो चीजें जिन्हें गिना जा सकता है। अर्बन किक्स की वेबसाइट के संदर्भ में देखें तो टोटल यूजर्स या कन्वर्जन रेट मैट्रिक्स है, और डायमेंशंस उस डेटा को एक संदर्भ देते हैं। जी हाँ, डायमेंशंस डेटा की विशेषताएं हैं, जैसे कि उन 10,000 यूजर्स के ट्रैफिक का स्रोत क्या है। क्या वे ऑर्गेनिक सर्च से आए हैं या किसी फेसबुक विज्ञापन से या डायरेक्ट आए हैं। डिवाइस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल या डेस्कटॉप। बिना डायमेंशंस के मैट्रिक्स सच में कोई कहानी नहीं कहते। तो अब हमारे डेटा में स्पीड भी है और दिशा भी। इसके बाद बात आती है डैशबोर्ड के उस हिस्से की जो सबसे पहले नजर में आता है, स्कोर कार्ड्स। स्कोर कार्ड्स तो मतलब
किसी भी डैशबोर्ड की हेडलाइंस होते हैं। बिल्कुल, ये वो बड़े बड़े नंबर होते हैं जो स्क्रीन पर सबसे ऊपर रखे जाते हैं, एक नज़र में ही बिजनेस की सेहत बता देते हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार 4 सबसे अहम KPI हैं जिन्हें सबसे ऊपर जगह मिलनी चाहिए। इनमें सबसे पहला है टोटल यूजर्स और दूसरा है सेशंस। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझना एक मार्केटर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, टोटल यूजर्स अद्वितीय विजिटर्स की गिनती है। ये ब्रांड अवेयरनेस को मापता है कि कितने नए लोग साइट पर आ रहे हैं। लेकिन सेशंस का मतलब है साइट पर होने वाली कुल विजिट्स। और यहीं पर एंगेजमेंट का असली खेल समझ में आता है। अगर अर्बन किक्स की साइट पर एक महीने में 50,000 यूजर्स आए लेकिन सेशन 70,000 हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कई यूजर्स लौटकर वापस आ रहे हैं। मतलब एक ही यूजर कई बार साइट पर आ रहा है। हाँ, शायद पहली बार मोबाइल पर जूते देखने के लिए आए और दूसरी बार डेस्कटॉप पर आकर खरीदारी पूरी की। ये वापसी का व्यवहार किसी भी ब्रांड के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत होता है। स्कोर कार्ड्स में जो तीसरी मेट्रिक है, मैं कहूंगा कि वो शायद पूरी मार्केटिंग फनल की सबसे अहम कड़ी है, कन्वर्जन रेट। ये मापता है कि साइट पर आने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने वो काम पूरा किया जो बिजनेस उनसे करवाना चाहता था। चाहे वो जूते खरीदना हो या न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना हो। एग्जैक्टली। अगर टोटल यूजर्स लाखों में है लेकिन कन्वर्जन रेट 0.1% है, तो इसका मतलब है कि या तो गलत ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है या फिर वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब है। और चौथा स्कोर कार्ड है रेवेन्यू, जो ई-कॉमर्स साइट की सफलता का अंतिम पैमाना है। कन्वर्जन रेट और रेवेन्यू को सबसे ऊपर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दोनों सीधे तौर पर बिजनेस के बॉटम लाइन को प्रभावित करते हैं। इन चारों मैट्रिक्स का संयोजन, यूजर्स, सेशंस, कन्वर्जन रेट और रेवेन्यू, एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। जब कोई सुबह सुबह डैशबोर्ड खोलता है तो इन 4 नंबरों को देखकर सेकंडों में समझ आ जाता है कि कल का दिन कैसा रहा। बिल्कुल, लेकिन ये 4 स्कोर कार्ड्स तो सिर्फ शुरुआत है। असली गहराई तो विजुअल रिपोर्ट्स में होती है, जब अलग अलग प्रकार के डेटा को दिखाने का सही तरीका तय किया जाता है। डैशबोर्ड को सिर्फ सुंदर नहीं बनाना है, उसे उपयोगी बनाना है। उदाहरण के लिए, मार्केटिंग बजट को सही जगह निवेश करने के लिए ट्रैफिक बाय सोर्स का चार्ट बहुत काम आता है। हाँ, पाई चार्ट या बार चार्ट के जरिए ट्रैफिक वितरण को विजुलाइज करना बहुत मददगार होता है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि लोग ऑर्गेनिक सर्च से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से या रेफरल से। अगर इसे अर्बन किक्स के उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए कि पाई चार्ट दिखाता है कि 60% ट्रैफिक इंस्टाग्राम से आ रहा है। लेकिन जब उसी डेटा को रेवेन्यू डायमेंशन के साथ देखा जाता है तो शायद पता चले कि 70% रेवेन्यू ऑर्गेनिक गूगल सर्च से आ रहा है। ये तो बहुत बड़ी इंसाइट है। इसका सीधा मतलब है कि सोशल मीडिया अवेयरनेस तो ला रहा है, लेकिन जो लोग सच में खरीदारी कर रहे हैं वो गूगल सर्च से आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे में SEO पर निवेश बढ़ाना एक बहुत ही तार्किक फैसला होगा। इसी तरह डिवाइस परफॉर्मेंस का विश्लेषण भी बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। आज जब स्मार्टफोन जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं, डेस्कटॉप और मोबाइल के बीच की तुलना जरूरी है। एक बार चार्ट जो डेस्कटॉप और मोबाइल पर यूजर्स और कन्वर्जन को मापता है, वो यूजर एक्सपीरियंस की खामियों को तुरंत पकड़ सकता है। हाँ, अगर किसी ब्रांड का 80% ट्रैफिक मोबाइल से आ रहा है लेकिन ज्यादातर कन्वर्जन डेस्कटॉप पर हो रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि मोबाइल वेबसाइट में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। शायद मोबाइल पर चेकआउट प्रोसेस बहुत जटिल है। हो सकता है बाय नाउ बटन ठीक से काम ना कर रहा हो या पेज लोड होने में बहुत समय लग रहा हो। लोग फोन पर जूते पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे देने के लिए उन्हें लैपटॉप खुलना पड़ रहा। और आज के तेज युग में कोई ग्राहक इतना संघर्ष नहीं करेगा, वो साइट छोड़कर चला जाएगा। इस एक विजुअलाइजेशन से टीम को सीधा निर्देश मिल जाता है कि मोबाइल एक्सपीरियंस को तुरंत सुधारने की जरूरत है। यही बात चार्ट्स को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये बिजनेस की दिशा तय करने वाले कंपास है। और अगर समय के साथ बदलते रुझानों की बात की जाए तो मंथली ट्रेंड लाइन एक बेहतरीन टूल है। एक टाइमलाइन पर सेशंस या कन्वर्जन्स को प्लॉट करना एक कहानी कहने जैसा है। ये सीजनल ट्रेंड्स के उतार चढ़ाव को बड़ी खूबी से दिखाता है। सीजनैलिटी तो किसी भी रिटेल बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। अर्बन किक्स के मामले में ही देख लीजिए, ट्रेंड लाइन पर साफ देखा जा सकता है कि क्या दिवाली के आसपास ट्रैफिक में भारी उछाल आया था या मानसून के दौरान जूतों की बिक्री गिर गई थी। हाँ, ट्रेंड लाइन सिर्फ पिछला प्रदर्शन नहीं दिखाती, बल्कि अगले साल के लिए इन्वेंट्री और मार्केटिंग की योजना बनाने में भी मदद करती है। अगर पता है कि अक्टूबर में ट्रैफिक बढ़ता है, तो सर्वर क्षमता और कस्टमर सपोर्ट को पहले से तैयार रखा जा सकता है। ये बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है।
और जब किसी खास विज्ञापन या कैंपेन की सफलता को बहुत बारीकी से मापना हो तो वहां कैंपेन परफॉर्मेंस टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबल उन मार्केटर्स के लिए है जिन्हें हर एक पैसे का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें इम्प्रेशन, क्लिक्स, कन्वर्जन और कॉस्ट पर एक्विजिशन यानी CPA का विस्तृत डेटा होता है। लेकिन यहाँ असली रणनीति सिर्फ CPA देखना नहीं है, बल्कि उस CPA को कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू यानी LTV के साथ जोड़कर देखना है, जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। यह एक बहुत ही उच्च स्तर की इंसाइट है। मान लीजिए कि ऑर्बन किक्स के समर स्नीकर्स विज्ञापन का CPA 500 रुपए आ रहा है और दूसरे विंटर बूट्स विज्ञापन का CPA 1000 रुपए है। पहली नजर में तो 500 रुपए वाला विज्ञापन बेहतर लगता है। बिल्कुल, आधा खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर डेटा गहराई से देखा जाए और पता चले कि बूट्स खरीदने वाले ग्राहक बार बार वापस आकर खरीदारी करते हैं, तो 1000 रुपए का CPA भी लंबी अवधि में अधिक लाभदायक साबित होता है। यही कारण है कि ये टेबल किसी भी कैंपेन का विश्लेषण करने और बजट को सही जगह लगाने की सुविधा देती है। अब यहाँ से चर्चा लुकर स्टूडियो के उस पहलू की ओर मुड़ती है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक प्रभावी लगता है, इसकी इंटरैक्टिविटी। हाँ, वो समय बहुत पीछे छूट गया है जब रिपोर्ट सिर्फ एक स्थिर PDF या पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ करती थी। बिल्कुल, एक बेहतरीन डैशबोर्ड एक जिंदा और प्रतिक्रिया देने वाले सिस्टम की तरह होता है। स्थिर डेटा को इंटरैक्टिव बनाने के कई तरीके हैं, जिनमें सबसे बुनियादी है डेट रेंज फिल्टर। डेट रेंज फिल्टर के बिना तो कोई भी डैशबोर्ड अधूरा है। ये डेटा को किसी भी विशिष्ट दिन, महीने, साल या पिछले साल के समान अवधि के साथ तुलना करने की आजादी देता है। और इसके साथ ही कैंपेन फिल्टर भी एक अहम भूमिका निभाता है। अगर सारा ध्यान सिर्फ किसी एक फ्लैश सेल कैंपेन पर केंद्रित करना है तो इस फिल्टर के जरिए बाकी सारे शोर को किनारे किया जा सकता है। लेकिन इन सब से ऊपर जो चीज डैशबोर्ड को सच में शक्तिशाली बनाती है वो है क्रॉस फिल्टरिंग। मैं इसे डैशबोर्ड का जादू कहती हूँ। क्रॉस फिल्टरिंग असल में वो फीचर है जो डेटा के अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। ये एक विजुअलाइजेशन के साथ इंटरैक्ट करने और उसका प्रभाव बाकी सभी चार्ट्स पर तुरंत देखने की सुविधा देता है। इसे अगर अर्बन किक्स के डैशबोर्ड पर देखें, मान लीजिए कि स्क्रीन पर ट्रैफिक बाय सोर्स का एक पाई चार्ट है। अगर उस पाई चार्ट में सिर्फ सोशल मीडिया वाले हिस्से पर क्लिक किया जाता है तो डैशबोर्ड पर मौजूद हर दूसरा चार्ट और स्कोर कार्ड अपने आप बदल जाएगा। एक क्लिक में सब कुछ अपडेट हो जाता है। हाँ, सोशल मीडिया पर क्लिक करते ही अचानक से मंथली ट्रेंड लाइन सिर्फ सोशल मीडिया से आए ट्रैफिक का रुझान दिखाने लगेगी। टोटल रेवेन्यू सिर्फ सोशल मीडिया से हुई कमाई को दर्शाएगा। और डिवाइस परफॉर्मेंस चार्ट सिर्फ ये दिखाएगा कि सोशल मीडिया से आने वाले लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या डेस्कटॉप का। इसके लिए अलग से कोई ड्रॉप डाउन मेनू जाके फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, एक क्लिक से पूरी की पूरी कहानी सिर्फ उस एक पहलू के इर्द गिर्द घूमने लगती है। डेटा को एक्सप्लोर करने का ये बहुत ही सहज तरीका है। इतनी सारी जानकारी और तकनीकी फीचर्स को समझने के बाद सबसे अहम सवाल ये उठता है कि इस सारे डेटा का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए। एक बेहतरीन डैशबोर्ड का काम सिर्फ सुंदर चार्ट्स दिखाना तो नहीं है। नहीं, इसका असली काम डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करना है। डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशंस देना। डेटा तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि वो कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित ना करे। तो किसी भी डैशबोर्ड का अंतिम लक्ष्य डेटा से एक सार्थक इंसाइट निकालना है। कैंपेन परफॉर्मेंस टेबल दिखाती है कि एक विशेष विज्ञापन का कन्वर्जन रेट बहुत शानदार है, लेकिन उसका दैनिक बजट दोपहर तक ही खत्म हो जाता है। तो वहां से निकलने वाली इंसाइट ये है कि कम परफॉर्म कर रहे कैंपेन्स का बजट काटकर इस सफल कैंपेन में लगा दिया जाए। यही वो व्यवहारिक अंतर्दृष्टि है जो इन डैशबोर्ड्स को अमूल्य बनाती है। लेकिन जहां डेटा का इतना बड़ा महासागर हो, वहां गलतियां होने की गुंजाइश भी बहुत होती है। डैशबोर्ड बनाते समय कई ऐसी आम गलतियां होती हैं जो पूरे डेटा की कहानी को बिगाड़ सकती हैं। हाँ, और इनमें सबसे पहली और बड़ी गलती है गलत विजुअलाइजेशन का चुनाव। हर प्रकार का डेटा हर प्रकार के चार्ट के लिए फिट नहीं बैठता। ये तो बहुत ही आम गलती है। उदाहरण के तौर पर समय के साथ बदलने वाले डेटा यानी टाइम सीरीज डेटा के लिए अक्सर लोग पाई चार्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। पाई चार्ट किसी एक समय पर चीजों के अनुपात को दिखाने के लिए होता है। अगर समय के साथ हुए बदलाव को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा तो वो पूरी तरह से भ्रमित करने वाला होगा। समय के लिए हमेशा लाइन चार्ट या बार चार्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि चार्ट का प्रकार उस डेटा की प्रकृति से मेल खाता हो।
एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर देखने को मिलती है वो है डैशबोर्ड को ओवरलोड करना। कई बार ये लालच आ जाता है कि जितने भी मैट्रिक्स उपलब्ध हैं उन सभी को एक ही पेज पर डाल दिया जाए। 50 अलग अलग चार्ट्स, दर्जनों स्कोर कार्ड्स। और उसका नतीजा ये होता है कि देखने वाला उस जानकारी के बोझ तले दब जाता है, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। जब हर चीज महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश की जाती है तो अंत में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। डैशबोर्ड हमेशा साफ, स्पष्ट और सिर्फ जरूरी जानकारी तक सीमित होना चाहिए। जो मैट्रिक्स बिजनेस के लक्ष्यों से सीधे जुड़े हैं, बस उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खाकर उसे डिकोड करवाना पड़े तो उस डैशबोर्ड ने अपना मूल उद्देश्य ही खो दिया है। सादगी ही सबसे बड़ी खूबी है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि साफ और केंद्रित बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग किसी भी सफल मार्केटिंग रणनीति की रीढ़ होती है। हाँ, लुकर स्टूडियो और GA4 का संयोजन सिर्फ कच्चे डेटा को आकर्षक रंग रूप देने के बारे में नहीं है। यह हितधारकों को सही समय पर सही जानकारी देकर उन्हें सटीक फैसले लेने की ताकत देने का माध्यम है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मार्केटिंग प्रदर्शन का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और एक सफल डैशबोर्ड की असली कुंजी डेटा के माध्यम से एक सम्मोहक कहानी बताने में है। इस पूरी चर्चा से यह साबित होता है कि डेटा आज के युग का सबसे शक्तिशाली हथियार है। लेकिन इस विश्लेषण का समापन करने से पहले एक विचारणीय सवाल छोड़ना बहुत आवश्यक है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी ने ऐसे अद्भुत डैशबोर्ड और टूल्स दे दिए हैं जो हर एक क्लिक और कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। AI अब खुद ब खुद इनसाइट्स निकाल कर दे रहा है। ये सच है, तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या भविष्य में कोई भी एडवांस डैशबोर्ड या AI कभी किसी अनुभवी मार्केटर की उस इंसानी समझ, उसकी गट फीलिंग और जमीनी अनुभव की पूरी तरह से जगह ले पाएगा? या फिर सबसे बेहतरीन और दूरदर्शी फैसले हमेशा डेटा की मशीनी सटीकता और मानवीय अनुभव के एक संतुलित मेल से ही लिए जाएंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डेटा को समझने और उससे सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए।